नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए तर्पण उपन्यास का छठा अध्याय। लेखिका सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी के अन्य उपन्यास और तर्पण के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। राम प्रसाद सुबह उठकर अवस्थी जी को बताए बिना स्वयं गाड़ी ड्राइव करके गांव की ओर चल दिए। पिछली रात जब मास्टर जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने रास्ता बताया था। आप तड़के ही आ जाइए, साथ चलेंगे। गांव पहुंचते 2 बज जाएंगे। फिर वहां से स्कूल तक पैदल रास्ता है। स्कूल से 4-5 गज की दूरी पर ही उनका मकान है। कार्य दिवस में तो वे जरूर स्कूल में मिलेंगे। वे कार्य दिवस के दिन ही वहां पहुंचे। उन्हें डर था कि लोग उन्हें फिर मास्टर जी ना समझ बैठे। यहाँ की दरगाह में मन्नत मांगने अगल बगल के शहरों से भी लोग आते हैं। बीच बीच में रास्ता बहुत खराब है। बस निकलती है तो धूल के बादल उड़ते हैं। कार पर तो धूल की परतें जम गई। गांव पहुंचते ही उन्हें किरण से बातें करने का मन किया, पर फिर याद आया कि वह तो परीक्षा दे रही होगी। राम प्रसाद ने सोचा कि पहली बार उनके घर जा रहा हूँ, कुछ तो ले जाना चाहिए। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। वे बस स्टॉप पर फल खरीदने लगे। इस गांव के संत का नाम जितना बड़ा है, गांव उतना ही छोटा पर बहुत ही सुंदर। गांव के शुरू में ही एक बड़ा सरोवर है। दूर तक झोपड़ी जैसे बिखर बिखरे हैं। दूर दूर तक फैले खेत, गेहूं, अरहर, सूरजमुखी आदि की फसलें लहला रही हैं। हमारे देश में गांव सचमुच कितने सुंदर हैं। ऐसे कितने गांव होंगे जिनका सौंदर्य कुछ ही देख पाते हैं। कार स्कूल के सामने जाकर रुकी। किसी ने उन्हें देखते ही कहा, मास्टर जी, आज आप यहाँ कैसे? किसी ने बताया कि आप छुट्टी पर हैं। मैं मास्टर जी नहीं हूँ तो क्या उनके भाई हैं? अब कहाँ तक इनको राम कहानी सुनाऊं? सोचकर उन्होंने कहा, हाँ साहब, आप भी समाधि देखने आए हैं? क्या मतलब? समाधि का मतलब दरगाह। हाँ, यहाँ ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह है, सभी तो उसी को देखने आते हैं। हाँ, मैं वहाँ जाकर आया हूँ। बहरहाल शंकर मास्टर जी का मकान कौन सा है? वो देखिए, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है ना, मिट्टी का जो ढेर दिख रहा है, उसी के बगल वाला मकान है उनका। मास्टर जी आज स्कूल नहीं आए, घर पर ही मिलेंगे। छोटे गांव में अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी खबरें तो आप तक यूं ही पहुंच जाती है। राम प्रसाद मास्टर जी के घर की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आज मास्टर जी पढ़ाने नहीं आएंगे। राम प्रसाद ने फिर खटखटाया। अंदर से फिर आवाज आई, घर पर जरूरी काम चल रहा है, शाम को मिलिएगा। स्त्री की आवाज थी। दरवाजा खुला नहीं था। राम प्रसाद ने बाहर से ही अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं लखनऊ से आया हूँ। कौन राम प्रसाद? स्कूल के पास वाला या तालाब के उस पार रहने वाला राम प्रसाद? नहीं, मैं क्या कहे, सोचने लगे। आपके शंकर जैसा दिखने वाला तो कह नहीं सकता, ठीक नहीं रहेगा। तो फिर क्या कहूँ? मैं लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक का मैनेजर हूँ। माँ, किससे बातें कर रही हो? यह शायद शंकर की आवाज़ थी। दिल्ली से कोई राम प्रसाद बैंक से आए हैं। अंदर तो बुलाओ ना माँ। अभी? हाँ, इन्हें अंदर बिठाओ। एक बूढ़ी विधवा ने दरवाजा खोला। उसने एक जर्जर धोती पहन रखी थी। पल्लू से सिर ढका था। कपड़े की तरह शरीर भी जीर्ण था, किंतु मुख पर दृढ़ता और धैर्य झलक रहा था। राम प्रसाद को देखकर वे एक पल खड़ी की खड़ी रह गई। देखने में जैसे कुछ गलती हो गई। कुछ शंका, कुछ अचरज, कुछ अविश्वास के कारण दिमाग पर जोर देने लगी। थोड़ा रुक रुक कर बोली, आइए अंदर आइए, बैठिए, हमारे घर में श्राद्ध है। पंडित जी श्राद्ध करवा रहे हैं। बच्चे यूं ही अंदर तक भागे आते हैं, इसलिए दरवाजा बंद कर रखा था। पास ही एक जंग लगी टीन की कुर्सी रखी थी। राम प्रसाद उसी पर बैठ गए। वह बुढ़िया भी अंदर आकर उनके सामने खड़ी हो गई। इतने में अंदर से आवाज आई, माँ जरा दर्भ। दर्भ यानी श्राद्ध के समय उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की घास देना। आई, कहती हुई बुढ़िया बेमन से अंदर चली गई। राम प्रसाद को लगा शायद शंकर की माँ होगी। शंकर अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। राम प्रसाद ने सोचा कि उसे अगर पहले ही पता होता इनके घर में कोई कार्यक्रम है, तभी तो अभी ना आता, किसी और दिन आता। अकेले बैठे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेचारी वह तो 16-17 साल की होगी जब वह विधवा हो गई। शंकर तो पैदा भी नहीं हुआ था। तब से अब तक बेचारी अकेले जीवन से जूझ रही है। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। मास्टर जी, आप आराम से अपना कार्यक्रम खत्म कीजिए, मैं यहाँ की दरगाह देखकर आता हूँ। बाहर से ही राम प्रसाद ने जोर से कहा, सर गलत ना समझे, मैं श्राद्ध में बैठा हूँ, बाहर नहीं आ सकता। अभी एक और पंडित जी आएंगे, कार्यक्रम में थोड़ा वक्त है। हाँ, आप बेशक दरगाह दिखाइए, पर खाना हमारे यहाँ ही खाना।
बुजुर्ग का प्रसाद खाकर ही जाना। मेरी माँ कहती है बिन बुलाए आया व्यक्ति ही असली मेहमान है। इस प्रसाद में आपका भी हिस्सा है, जल्दी लौट आइएगा। अंदर से ही शंकर ने जवाब दिया। यह रस्म व रिवाज शंकर के लिए नया नहीं था। प्रतिवर्ष नवरात्र के बाद आने वाली द्वादशी को उनके पिताजी का श्राद्ध आता है। सुबह 6 बजे ही खाना हो जाता है। शांता कोई भी ऐसे कार्यक्रम घर पर नहीं करवाती। उसे ना तो इन रस्मों में विश्वास है, न रुचि। एक तो खर्चा, ऊपर से सारा दिन घर में धूम मची रहती है। वैसे शांता को खुद चूल्हे के सामने बैठना नहीं होता। सभी काम के लिए व्यवस्था होती है। पंडित पूजा का सामान लेकर आते हैं और विधिवत तर्पण करवाते हैं। सफाई वाले शाम को घर बिल्कुल साफ करके जाते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं। वह घर पर कुछ भी करने नहीं देती। उल्टा उसने एक मठ में 5,000 रुपये का FD करवा दिया है। हर साल वहाँ जाकर मत्था टेककर प्रसाद लेकर आती है। फिर उसे ससुर की याद अगले साल तक नहीं आती। असल में पिताजी शांता को बहुत चाहते थे। उनकी अपनी कोई बेटी थी नहीं, इसलिए उन्होंने शांता को ही बेटी जैसा प्यार दिया। शादी के बाद वे ज़्यादा दिन रहे नहीं। जितने दिन रहे शांता का दिल कभी नहीं दुखाया, कभी कोई कड़वी बात नहीं कही। बहुत ही नरम मिजाज के थे। जब तक माँ थी उनकी बात सुनते थे, फिर बहू की सुनते। हमेशा चुप रहे। उनके दिल के अंदर की बात कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। किसी को पूछने की फुर्सत भी नहीं थी। राम प्रसाद को आज फिर पिता की याद आई। उनको गुजरे कई साल हो गए, पर वे सारी यादें एक एक करके अनवरत हो रही थी। जब उन्हें लकवा मार गया तो बोल नहीं पाते थे। वे इशारों से बातें करते। एक बार वे जो कुछ कह रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वे कुछ और कह रहे थे और हम कुछ और समझ रहे थे। तब जिंदगी में पहली बार उन्होंने हम पर गुस्सा किया था। इतने में वे दरगाह पहुंच गए। यह दरगाह जिस महापुरुष की है उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। एक सिनेमा में उनकी कहानी देखी थी और सिनेमा देखे काफ़ी दिन बीत गए। सभी मजहब के लोग इस संत को मानते थे। दूर दूर से चढ़ावा आता था। एक नीम के नीचे उनकी समाधि है। बहुत शांत जगह है। कुछ दिन पहले उन्होंने अवस्थी जी की पत्नी को फ़ोन करते सुना, बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे टाइम से देना, साथ ही दरगाह में भी मन्नत मांग लेना, ठीक हो जाएगा। सुनीता जब छोटी थी तो मैं भी दरगाह पर मन्नत मांगने गई थी। ठीक होते ही वहाँ शक्कर बांट कर आई। कितना गहरा विश्वास। राम प्रसाद ने चादर पर 100 रुपये डाले। मौलवी जी ने मोरपंख को सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया, फिर चेहरा देखा। वहीं चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, आप मास्टर जी जैसे दिखते हैं, पर आप हो नहीं। कहाँ से आए हो आप? राम प्रसाद को आश्चर्य हुआ कि पहली बार कोई ठीक से पहचान रहा है। वे बोले, आप इतने विश्वास के साथ कैसे बता सके? क्योंकि चादर पर 100 रुपये डालने की हैसियत मास्टर जी की नहीं है, इसलिए आपको पहचानने में गलती नहीं हुई। उनके रिश्तेदार होंगे? हाँ। इस इलाके में नए दिखते हो, मास्टर जी के यहाँ आए हो क्या? यह ग्रामीण जीवन की विशेषता है। जान पहचान के बिना सवाल जवाब। किसी तरह आपको बातों में घसीट ही लेंगे। दिल्ली में पता बताने तक के लिए किसी के पास समय नहीं, और ऐसे आत्मीय सवाल कोई नहीं पूछता। ऐसे अपनेपन से कोई बात नहीं करता। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस जगह पर और कोई खास देखने लायक चीज़ है भी नहीं। वे जब शंकर मास्टर जी के घर लौटे तो दूसरे पंडित भी आ चुके थे। श्राद्ध का कार्यक्रम अब भी चल रहा था। वे फिर चुपचाप बरामदे में बैठ गए। वहीं बैठे वे मंत्रों को ध्यान से सुन रहे थे। वे स्वयं भी तो पिछले 22 साल से अपने पिता की क्रिया करते आ रहे हैं। साथ ही संस्कारों में विश्वास रखते थे और उन्हें उनका अच्छा ज्ञान भी था। उनके पिताजी का ट्रांसफ़र जब काशी हुआ तो दादी जी ने उन्हें ज़बरदस्ती संस्कृत पाठशाला भेजा था। शुरू में तो वे मजबूरी में जाते थे, पर धीरे धीरे स्वयं उसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। आज भी वे हर तरह की पूजा पाठ करवा सकते हैं। किरण ने एक बार कहा था, पापा आप अगर बैंक की नौकरी छोड़कर पुरोहित का काम करने लगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी, ख्याल भी बुरा नहीं। रवि बोला, पापा पता है आजकल अमेरिका में किसकी ज़्यादा मांग है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं, भारतीय पंडों की। यू कैन गेट दिस जॉब। शांता बोली, नहीं मैं पंडिताई नहीं कहलवाना चाहती। पिछली बातें याद करके राम प्रसाद हंस दिए। श्राद्ध के मंत्र फिर स्पष्ट सुनाई देने लगे। उनके कान अचानक चौकस हो गए। उन्होंने पंडित को कहते सुना, विश्वनाथ शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सेतु शर्मा, कश्यप गोत्र, इनका सुपुत्र शंकर शर्मा। इतने में पंडित जी को खांसी आ गई। थोड़ा सांस लेकर उन्होंने फिर शुरू किया, विश्वनाथ शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सेतु शर्मा, कश्यप गोत्र, इनका सुपुत्र शंकर शर्मा। उसी क्षण राम प्रसाद को याद आया कि अपने पिता के श्राद्ध करते समय भी वे इन्हीं नामों का उच्चारण करते हैं।
उन्होंने दिमाग में ही मंत्र को दोहराया। विश्वनाथ शर्मा, श्रीकांत शर्मा, माधव शर्मा, कश्यप गोत्र, उनका सुपुत्र रामप्रसाद शर्मा। तो वे दोनों हमशक्ल हैं, तो उसे आकस्मिक कहा जा सकता है। पर इतने बुजुर्गों के नाम भी तो एक जैसे हो सकते हैं। यह तो आकस्मिक नहीं दादाजी, पर दादा फिर उनके दादा उसी के नाम के कैसे हो सकते हैं? तो यह शंकर क्या कुछ मेरा लगता है? मेरा और उसका क्या संबंध है? सारे नाम एक ही हैं, सिर्फ पिताजी का नाम अलग है। जितना सुलझाओ गुत्ती उतनी ही उलझती जा रही है। रामप्रसाद के दिल पर जैसे रिश्तों का ग्रहण लग गया। इससे उन्हें दुख हुआ या संतोष, वे खुद निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसी क्षण दादी का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया। बुढ़ापे में से सिकुड़े चेहरे पर आंसुओं की दो धाराएं बह रही थी। यह हम शक्ल का रहस्य इन मंत्रों द्वारा खुल गया। कहीं इसका दुख तो नहीं उन्हें? राम प्रसाद कितनी देर तक बरामदे में बैठे रहे उन्हें पता नहीं चला। समय जैसे थम गया। शंकर बाहर आते ही बोले, माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई, चलिए खाना लग गया है। शंकर इन संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानता था। रिश्तों की गुत्थियों से अनजान शंकर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करके पंडितों के भोजन करवा रहे थे। रामप्रसाद ने सोचा, कोई भी बात बताने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे विधि क्या रंग दिखाएगी कौन जाने। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। थाली में एक एक करके पहले मिष्ठान परोसे गए, फिर पूड़ी, छोले, तरह तरह की सब्जियां, मोटे चावल का पुलाव जैसा कुछ बना था, उड़द की दाल के बड़े, दही और बहुत कुछ परोसा गया। शंकर की माँ कोने में बैठकर खा रही थी। उनकी साड़ी पे जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। साहब, गरीब का घर है, खाना आपको पसंद आया या नहीं हो पता नहीं चला, भरपेट भोजन कीजिएगा, ये पकवान आज के दिन की विशेषता है। शंकर बार बार इस बात को दोहरा रहा था। वह उनसे के लिए जब भी सर अथवा साहब शब्द का प्रयोग करता तो उनके दिल में दर्द होता, पर वे सिर हिलाकर हाँ या ना को इंगित करके खाना खा रहे थे। राम प्रसाद शंकर से हजारों प्रश्न पूछना चाहते थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से पूछे। बिल्कुल सामान्य दिखने वाले सवाल करके फिर गहराई में जाना ठीक रहेगा। आप कितने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं? जब से मेरा उपनयन हुआ तब से, अर्थात जब से मुझे जनेऊ पहनाया गया तब से। 8 वर्ष का था जब मेरा उपनयन करवाया गया, तो पिछले 47 वर्षों से तर्पण करता आ रहा हूँ। रामप्रसाद ने हिसाब लगाया। 25 साल पहले तो पिताजी जिंदा थे, तब भी उनका श्राद्ध किया जा रहा था। विधि का खेल भी निराला है। मास्टर जी, आपकी लड़कियों के नाम नहीं जानता। मेरा माँ का नाम भागीरथी है, इसलिए उन्होंने मेरे बच्चों का नाम गंगा पे रखे, मंदाकिनी, अलकनंदा और ज्ञानवी। आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं, उनकी बहन की तबीयत जरा बिगड़ गई, इसलिए। मास्टर जी, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मंदा BA पास है, बेचारी को कहीं काम नहीं मिल रहा। सुना है आजकल डॉक्टर इंजीनियरों को भी काम नहीं मिलता। वे सभी बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में जा रहे हैं। मंदा को हम अकेले कहाँ भेज सकते हैं? हम लोग खुद लखनऊ के बाहर नहीं गए। उनकी माँ बीच में बोली, हम तो उसकी शादी करवाना चाहते हैं। शंकर अपनी मजबूरी बताते हुए बोला, हाँ साहब, पर लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। पंडित ने बताया कि उसकी कुंडली में मंगल है, इसलिए और मुश्किल हो गया। असल में मेरी कुंडली में भी अनिष्ट लिखा हुआ था, पर देखिए मुझे तो कुछ नहीं हुआ, भला चंगा हूँ। अब ऐसे समझदार इंसान कहाँ मिलते हैं? यानी कोई वर पसंद नहीं आया? अरे नहीं साहब, वर तो मिले, पसंद भी आए, पर दहेज जो गठरी भर मांगते हैं, मैं कहाँ से लाऊं उतना। मेरी बेटी बेचारी मैट्रिक पास लड़के से ही शादी करने को तैयार है। वही मैट्रिक पास वर भी 25,000 कहते हैं। अच्छी नौकरी वाले कितना लेते हैं? अलका पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे इंजीनियरिंग में सीट मिली है, इंटर में रैंक भी मिला था। इंजीनियरिंग की फीस भरने की ताकत हमारे पास नहीं है, इसलिए पॉलीटेक्निक पढ़ा रहे हैं। कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह हमारी मजबूरी जानती है। और तीसरी बेटी जानवी, वो तो इस साल मैट्रिक में पढ़ रही है। उसे डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा है। उसके टीचर बताते हैं कि वह अच्छा पढ़ती है, इस साल उसे रैंक भी मिल सकता है, ऐसा सभी बताते हैं। तो मेडिकल पढ़ाएंगे? अरे वो तो हमारे बस की बात नहीं, वो सब आप जैसे से मुमकिन है। मंदा बेचारी कहती है मेरी शादी की बात भूल जाइए, छोटी को डॉक्टर पढ़ाएंगे। साहब, भगवान ने मुझे बहुत होशियार और समझदार बेटियां दी हैं। खाना खत्म हुआ। रामप्रसाद को लगा शंकर की माँ को जरूर इस रहस्य का पता होगा। बेचारा शंकर तो नादान है, वह कुछ नहीं जानता।
उससे पूछना समय बर्बाद करना है। शंकर की अनुपस्थिति में उसकी माँ से पूछना पड़ेगा, पर यह कैसे संभव है? मेरे पूछने पर क्या शंकर की माँ मेरे सवालों का जवाब दे देगी? कुछ भी हो, मैं उनके लिए अजनबी तो हूँ। माँ से बातें करने के लिए, शंकर को बाहर जाने के लिए वे थोड़े ही कहा जा सकता है।